हेलो एंड वेलकम टू ओवरव्यू स्टडी आईएएस। तो इस लेक्चर में हम लोग घटना चक्र के पॉइंटर का सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, मतलब कि इसका डिस्कशन कर रहे हैं। और इस डिस्कशन करने में हम लोग बेसिक कंसेप्ट जो है और जो ट्रिक है उसको भी ध्यान रखेंगे। और ये जो 21 पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी, जो हमारे सिलेबस में है। ठीक, तो ये जीएस पॉइंटर जो है पीवाईक्यू बेस है और ये इम्पॉर्टेंट है हमारे किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्विकली रिवीजन के लिए। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये है कि पूरा सिलेबस को ये कवर नहीं करती है। तो सिलेबस को कवर करने के लिए हम लोग एक नया कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम घटना चक्र को पूरा लेके चलेंगे। घटना चक्र क्या? जीका। आप देख सकते हैं घटना चक्र का जीका को हम लोग 1 जनवरी 2025 से इसको स्टार्ट करेंगे और नया अप्रोच के साथ इसमें डिटेल डिस्कशन भी करेंगे, जिससे कि प्री में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। प्री नहीं रुकेगा, 100% गारंटी। और इसमें इसको इतना रहेगा कि 1 महीने में इसको कंप्लीट किया जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस चैनल को इतना ग्रो कराइए, इतना इसमें सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए और इतना कि ताकि ये मैं शुरू कर सकूँ। फिर भी 1 तारीख से तैयारी है, 1 जनवरी से इसको स्टार्ट करेंगे तो करेंगे, भले सब्सक्राइबर कितना भी हो। एक भी अगर बच्चा पढ़ने वाला होगा तो उसके लिए भी, एक बच्चे के लिए भी मैं ये करूँगा। ठीक, तो आपसे ये कि ईमानदारी से लगे रहिए और अपना 100% दीजिए। और ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। घटना चक्र का जो जीका है, समझिए कि आप कि सभी एग्जाम के लिए रामबाण है। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं सबके लिए ये, इसमें जितना भी जो भी कंसेप्चुअल जो क्लियरिटी होगी उसको हम एकदम सिंप्लीफाई कर देंगे। जो भी, चाहे लक्ष्मीकांत का हो, चाहे स्पेक्ट्रम की हिस्ट्री का, जो भी हो, जहाँ भी थोड़ा सा गैप होगा उसको भी कंप्लीट कर। लेकिन ये जीका ऐसा है कि इसमें पूरा है, लुसेंट को भी इसमें लेके चलेंगे। तो मेन फोकस यही रहेगा, लुसेंट और जीका। ठीक ना? तो मैं कहूँगा इसको जोड़िए 1 जनवरी 2025 से ये नया अप्रोच के साथ लेके आएंगे। और जो पॉइंटर में मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा इसलिए कि उसमें बहुत सारे पूरा चैप्टर कवर नहीं होता है, बहुत छोटा छोटा रहता है। ठीक ना? तो मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा पढ़ें, एक ही चीज़ को पढ़ें, बार बार पढ़ें ताकि हो जाए। ठीक ना? और इसके साथ टिप और ट्रिक के लिए जो संविधान के जो आर्टिकल अनुच्छेद होते हैं उसके लिए हम लोग एक सीरीज स्टार्ट हुई है, जिसमें कि उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन का जो ट्रिक, जो आर्टिकल है उसको कैसे याद किया जाए, क्या ट्रिक होना चाहिए, वो ट्रिक के लिए हम लोग अब तक तीन तीन लेक्चर सीरीज हो चुकी है। 4th सीरीज लेके आने वाले हैं, जिसमें हम पार्ट 5 और पार्ट 6 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें अब प्रेसिडेंट और गवर्नर हो गया है, बाकी एग्जीक्यूटिव जो है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, तो जल्दी ही आने वाली है। मैं कहूँगा उसको भी देखिए, जो आप पीछे का 3 लेक्चर नहीं देख पाए उसको भी देखिए। ठीक ना? 3 सीरीज जो हो गई है, ठीक, 10 मिनट या 15 मिनट का है। ठीक ना? तो क्योंकि आर्टिकल जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, समझिए कि 16 है। अगर आप इसको नहीं याद करते तो आपका मेंस लिखना हो, चाहे इंटरव्यू देना हो, चाहे आपको इससे लिखना हो, कुछ भी उसमें आप आर्टिकल का अगर इंक्लूड करते हैं तो आपका आंसर क्या होता है, बेस्ट हो जाता है। इसीलिए हम कहेंगे कि आप लोग इसको देखिए और उसको रिवाइज करने से और उसको ट्रिक को मेमोराइज करने से आपको याद हो जाएगा। तो चलिए, आज का जो हम लोग का लेक्चर है उसको शुरू करते हैं। तो आज हम लोग नीति आयोग और कुछ इम्पोर्टेंट कमीशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, तो नीति आयोग है और इम्पोर्टेंट कमीशन है, उसको हम लोग देखेंगे पॉइंटर में। ठीक, तो चलते हैं पॉइंटर। तो हम कल जो अभी तक हम लोग 20 लेक्चर इस पर हो चुका है, 20 पार्ट हो चुका है पॉलिटी का, और आज 21वां पार्ट करेंगे। इससे पहले आप नहीं देखे हैं तो देखिए, कोशिश किया गया कि सिलेबस का कोई पॉइंट न छूटे, फिर भी छूट रहा है। ठीक ना? इसीलिए इस कमी को महसूस करते हुए हम नया लेके आ रहे हैं, घटना चक्र का जीका, जिसमें सिंप्लीफाई करके डिस्कशन किया जाएगा। ठीक ना? तो उसके लिए हम लोग 21 जनवरी से तो होगा ही, उसके लिए आप लोग कमर बांध के लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। ठीक ना? तो आज हम लोग प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग, तो देखिए इसमें क्या है, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग दोनों बॉडी बात एक ही है। ठीक ना? इसमें कोई चेंज नहीं, लेकिन हमको जाना पड़ेगा समझने के लिए कि वास्तव में इसके पास्ट में जाना पड़ेगा, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग। और क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो हमारे जीएस के हर सब्जेक्ट में काम आता है। वास्तव में कहें तो जीएस के लिए सब हर जगह है। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, पोस्ट इंडिया इंडिपेंडेंट उसमें है। ठीक है ना? आप इकोनॉमी पढ़ेंगे उसमें है, सोसाइटी पढ़ेंगे उसमें है, आप पॉलिटी पढ़ेंगे उसमें है, आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, यानी जहाँ पर भी आप, जब भी डेवलपमेंट की बात आएगी तो ये हर जगह ही है।
नीति आयोग का थोड़ा सा एरिया ब्रॉड कर दिया गया, प्लानिंग कमीशन का था, लेकिन प्लानिंग कमीशन का थोड़ा सा इन्फोर्सिबिलिटी ज़्यादा थी, जबकि नीति आयोग का इन्फोर्सिबिलिटी कम हो गई है। ठीक है ना। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ताकि हम जो प्लानिंग कमीशन नीति आयोग के बारे में नहीं जानते हैं या जानते भी हों या क्लियरिटी ना हो, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि वास्तव में। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो प्लानिंग कमीशन है, समझ रहे, प्लानिंग कमीशन जो है आया क्यों, ये हमें जानना है। देखिए जीएस का टॉपिक है ना, जीएस तो पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम पॉइंटर पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा अंदर घुसना भी क्या होगा, हमें दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा टच करते हुए निकल जाए, क्योंकि हमें 5 ईयर प्लान जो है बार बार पूछा जाता है। इसमें भले ना हो, लेकिन 5 ईयर प्लान हमेशा पूछा जाता है, तो 5 ईयर प्लान कैसे याद रहेगा, उसके लिए भी थोड़ा सा एक ट्रिक देखते हुए आगे निकलेंगे। ठीक है ना। जगह मिल जाता, जगह कहाँ पर है, देखिए मिल गया। ठीक है ना, इसी में कोशिश करेंगे समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना। तो देखिए ये बात कब की है, हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। कब, जब देश आज़ाद हुआ, कब आज़ाद हुआ, तो 1947 कब, तो 15 अगस्त। ठीक। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ कब से, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बनना शुरू हुआ 9 दिसंबर से 1946। सही है। कंप्लीट कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक, तो कितना दिन लग गया, तो टू टू ईयर 2 ईयर 11 मंथ 11 मंथ और 11 मंथ एंड 18 डेज। ठीक, इतना टाइम लगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। ठीक, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो हमें पहला संविधान संशोधन तुरंत करना पड़ा। ठीक, अब रीजन क्या था जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो हमारे साथ बहुत कुछ गिफ्ट में मिला। क्या है, देश को गिफ्ट मिला, क्या मिला, फ्रीडम के साथ साथ गिफ्ट मिला। जब फ्रीडम मिली, क्या है यार, जब फ्रीडम मिला तो उसके गिफ्ट में क्या मिला, पॉवर्टी मिली। ठीक, सेकेंड हंगरी मिली, थर्ड इलिटरेसी मिली। ठीक, फोर्थ पुअर डेवलपमेंट मिला, पुअरली डेवलपमेंट, समझ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में यानी जो भी डेवलपमेंट हुआ। पाँचवा इनडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम। ठीक ना, इतना सारा प्रॉब्लम था। तब क्या हुआ, देखिए इसमें आप देखेंगे तो बहुत सारा यहाँ से कहानियाँ निकलती हैं। ठीक ना, लेकिन हम लोग चलते हैं स्पेसिफिक, क्योंकि यहाँ पर जीएस का डिस्कशन नहीं, हम पॉइंटर पर थे। लेकिन जो स्टूडेंट नए हैं, जो वनडे की तैयारी करते हैं, ज़्यादा जीएस नहीं पढ़ना चाहते, उनके लिए बस ये हिंदी। तो समझिए कि इन्हीं को टेकल करने के लिए हमें जवाहरलाल नेहरू ने एक अप्रोच लेके आए। क्या लेके आए, प्लानिंग कमीशन। ठीक, प्लानिंग कमीशन कब, 1950 में। ठीक, 1950 में प्लानिंग कमीशन लेके आए, और इसका यही था कि भैया ये बताएगा कि इसमें किस तरह से हम अपने प्लान बनाएं, यानी कोई भी डेवलप कर, जैसे आप भी पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करने के लिए आपको क्या सब्जेक्ट तैयार करना है, तो उसका प्लान बनाएंगे, टाइम टेबल है, तो उसी तरह से ये भी टाइम टेबल बनाता था, प्लान, कि हमारा एक टारगेट दे दिया जाता था कि इस 5 साल में ये जो 5 साल, हर 5 साल को होती थी, यही 5 साल क्या बन गया, 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान में एक टारगेट सेट किया जाता था। ये टारगेट है, कुछ भी टारगेट, हमको एग्रीकल्चर डेवलप करना है, इंडस्ट्री डेवलप करना है हमको, तो पॉवर्टी को ख़त्म करना है, हंगर ख़त्म करना है, लिटरेसी बढ़ाना है, डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना, तो ये सब क्या टारगेट मिलता था, उसी टारगेट को ये लोग अचीव करना था, यही प्लानिंग कमीशन का काम था। ठीक, तो आप खुद सोचिए कि जब देश आज़ाद होता है उसके पास ये प्रॉब्लम थी, इसी को प्रॉब्लम करिए।
जवाहरलाल नेहरू। तो अब जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि इकोनॉमी जो है थी वो मिक्स इकोनॉमी रखे। क्या रखें? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी यही रीजन लिखे। मिक्स का मतलब क्या होता है कि पब्लिक भी सेक्टर रहेगा, ठीक, और प्राइवेट सेक्टर भी रहेगा, ठीक ना। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे, तो ये मिक्स इकोनॉमी हुआ, ठीक। और प्लानिंग कमीशन जो लेके आए थे ये कहाँ से? तो सोवियत यूनियन से लेके आए थे, वहाँ से अडॉप्ट किए, क्योंकि वहाँ पर देखें कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, ठीक? और ये प्लानिंग कमीशन का एक ही काम टारगेट था कि हम किसी भी तरह से अपने देश को क्या करें, इन सेल्फ रिलेंट बना दें, किसी दूसरे निर्भर न रहे, ठीक ना। तो प्लानिंग कमीशन 1950 याद कर लीजिएगा, पूछेगा, ठीक। अगर डेट पूछ दिया तो 15 मार्च, ठीक। और ये प्लानिंग कमीशन 15 मार्च 1950 को बनाया गया, जिसका चेयर प्रधानमंत्री खुद थे, पीएम, ठीक। अब यही प्लानिंग कमीशन जब मोदी गवर्नमेंट बनती है तो 2015 में 1 जनवरी, ठीक है ना, जनवरी को इसका नाम बन चेंज करके क्या होता है? नीति आयोग, ठीक। इसका नाम चेंज किया जाता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना? अभी डिटेल है, हम लोग जब इकोनॉमी पढ़ेंगे उसमें या कवर करेंगे, तो इसी में कर देंगे, तो फिर हमको बस थोड़ा सा टच करते हुए समझते हुए निकल लेना है बस, ठीक है ना। तो हम नीति आयोग, जब नीति आयोग बनाया गया तो नीति आयोग जो है 5 ईयर प्लान को ख़त्म कर दिया। क्या कहा कि 5 ईयर प्लान अब नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है ना? लेकिन अब पूछेगा नहीं, लेकिन पूछ सकता है नीति आयोग का फुल फॉर्म लेकिन हमको जहाँ तक उम्मीद है कि नहीं अब पूछेगा। लेकिन जान लीजिए, एन से क्या हो गया? नेशनल। क्या हो गया? नेशनल, ठीक। आई से क्या हो गया? इंस्टीट्यूट, ठीक है। आई नेशन का इंस्टीट्यूट, ठीक, नेशन का इंस्टीट्यूट, यानी ऐसा इंस्टीट्यूट जो है नेशन का, जिसका काम क्या है? टी से क्या है? ट्रांसफार्मिंग करना, ट्रांसफर यानी ट्रांसफार्म करना। क्या? ट्रांसफार्म। क्या ट्रांसफार्मिंग करेगा? तो इंडिया को। आई नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफार्मिंग, ट्रांसफार्मिंग इंडिया, ठीक ना। और यहाँ पर लग गया बात, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, तो यही इसका फुल फॉर्म है, ठीक। और ये जो है बॉटम टू टॉप टू बॉटम अप्रोच है। क्या है? बॉटम टू। जैसे आप इसमें दोनों में अगर अंतर देख लेते हैं तो और क्लियरिटी देखिए। अंतर अगर देखते हैं हम, तो देखिए इसका क्या है, नीति आयोग जो पावर कैपेसिटी है, नो सच पावर टू इम्पोज द पॉलिसी ऑन स्टेट, स्टेट के ऊपर कोई भी पॉलिसी इम्पोज करने के लिए नहीं है। लेकिन प्लानिंग कमीशन का क्या था कि स्टेट के ऊपर पावर था, कि इसीलिए क्या है, प्लानिंग कमीशन थोड़ा मजबूत था, है ना। लेकिन नीति आयोग कमज़ोर हो गया। लेकिन एक अच्छा हुआ कि ये टॉप टू बॉटम क्या था, स्टेट का इन्वॉल्वेशन इसमें बढ़ाया गया, ठीक ना। बाकी प्लानिंग कमीशन के टाइम स्टेट का इन्वॉल्वेशन कम था, न के बराबर था। यहाँ पर क्या आप देखेंगे, इसमें रिलेशन विथ स्टेट, तो नीति आयोग इन्वॉल्व पार्टनरशिप विद स्टेट गवर्नमेंट टू मेंटेन द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मेंटेन करने के लिए इन्वॉल्व करेगा। इट फॉर्म द प्लेटफॉर्म फॉर स्ट्रक्चर एंड कंटेंट इंटरेक्शन विथ स्टेट, लेकिन प्लानिंग कमीशन में ऐसा कुछ नहीं था। नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक ना, प्लानिंग कमीशन में ऐसा कुछ नहीं था। बाकी आप पावर में देखेंगे तो प्लानिंग कमीशन बहुत ज़्यादा पावरफुल था नीति आयोग के कंपेयर में। प्रधानमंत्री उस समय भी सीईओ होते थे नीति आयोग के, और इस समय भी सेम है। तो थोड़ा सा ये नीति आयोग का आप देख लेते हैं, ठीक है ना। तो प्लानिंग कमीशन समझ में आया। अब नीति आयोग, इसमें क्या है, देखिए नीति आयोग में टॉप, बॉटम टू टॉप, यानी नीचे से, यानी स्टेट से सेंटर की तरफ जाएगा। प्लानिंग कमीशन में क्या है कि सेंटर से, यानी टॉप से नीचे की तरफ आएगा, यानी सेंटर से स्टेट की तरफ आएगा। तो ये कहानी है। अब देखिए नीति आयोग, तो नीति आयोग को समझ लीजिए इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि यही लेटर से इस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। तो 1 जनवरी को इसको बनाया गया, गवर्नमेंट के रेवोल्यूशन से बनाया गया। एक थिंक टैंक है, गवर्नमेंट को रिप्लेस कर दिया प्लानिंग कमीशन को। चेयरपर्सन खुद हैं इसके, प्रधानमंत्री। गवर्निंग काउंसिल, रीजनल काउंसिल, प्रोविंशियल, स्पेशल इन्वेंशन, फुल ऑर्गेनाइज फ्रेमवर्क। इसमें क्या है, चेयरमैन रहेंगे प्रधानमंत्री, वाइस चेयरमैन फुल टाइम, पार्ट टाइम मेंबर
ऑफिसियो मेंबर, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड सेक्रेटरी, इतने लोग इसमें फुल टाइम फ्रेमवर्क में रहेंगे। फंक्शन क्या होगा? शेयर नेशनल एजेंडा, कोऑपरेटिव एंड कम्पिटेटिव इसका अप्रोच रहेगा सेंटर और स्टेट के बीच में। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग रहेगा, विजन सिनेरियो प्लानिंग, नेटवर्क एक्सपेंशन, एक्सपर्टाइज, कैपेसिटी बिल्डिंग, मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन, सॉर्टिंग इंटर डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट, डेवलपमेंट सस्टेनेबल पार्टिसिपेटरी एंड इंक्लूसिव। अब इसका क्या है? कोऑपरेटिव, इसका पिलर क्या, फाउंडिंग पिलर क्या? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, नॉलेज एंड इनोवेशन ऑफ प्लानिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन। अब इसी के तहत नीति आयोग क्या किए हैं? नॉलेज एंड इनोवेशन के तहत अटल थिंक टैंक बनाया है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक ना। तो प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में अंतर आपको पहले ही बता दिया, दोनों ही। ये यहाँ पर क्या था? एलोकेट फंड टू मिनिस्ट्री एंड स्टेट गवर्नमेंट, इसका पावर ज़्यादा था, अब ये इसका पावर कम है, ठीक है, क्योंकि ये केवल एडवाइजरी है, कोई इम्प्लीमेशन, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए क्या हो गया? नीति आयोग इस समय गर्त में चला गया, चिल्लाए कुछ भी हो डाउट, ठीक ना, लेकिन आने वाले टाइम में कुछ होगा, जैसे सरकार बदलेगी वैसे कुछ होगा, ठीक। तो अब हमको जानना चाहिए 5 ईयर प्लान। देखिए देखिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन आपका पूरा कंप्लीट हो जाए तो देखिए 5 ईयर प्लान में पहला 5 ईयर प्लान शुरुआत होती है 1951 से लेके 56 तक चलती है। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो अच्छा, इसमें एक चीज़ था, फाइव ईयर प्लान हम देखें कि हंगर और पॉवर्टी था, तो हंगर कैसे ख़त्म होगा, यानी अन फूड से, तो फूड कैसे होगा? जब हम एग्रीकल्चर में आगे बढ़ेंगे। तो पहला जब भी आप फर्स्ट 5 ईयर प्लान देखेंगे तो एग्रीकल्चर के लिए था, ठीक। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो इसका एक सिप कोट आप याद कर लीजिए, सिप कोट को याद कर लेंगे तो आपको इसका पूरा इसमें आ जाएगा। इसमें सोशल सर्विस, इंडस्ट्रियल, पावर, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, सिप कोड। लेकिन आप ये देखेंगे तो एग्रीकल्चर के लिए था और ये सक्सेसफुल था, क्यों? इसमें रखा गया था 2.5 का, लेकिन ये टारगेट रखा गया था, लेकिन ये प्राप्त किया था लगभग 4 पॉइंट के कुछ आसपास, ठीक है ना। ये सब लुसेंट सब दिया है, लेकिन हम उतना इकोनॉमिक नहीं जाना चाहते हैं, ठीक। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था 1956 से लेके 61 तक था, ठीक। इसको मद्रास याद कर लीजिए, ठीक है। इसमें मेन था, देखिए पहले में क्या था, पहला अगर याद नहीं हो रहा है तो हम आपको बता रहे हैं, पहला मेन एग्रीकल्चर के लिए था, क्योंकि हम भूखमरी से लड़ रहे थे। लेकिन बाद में एहसास हुआ कि अन्न उगेगा कैसे जब हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं है, यानी फर्टिलाइजर चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो क्या इंडस्ट्रीज की तरफ गए, तो उस समय बहुत सारे इंडस्ट्रीज भी बनाए गए, ठीक है। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर मेन टारगेट था, तो एग्रीकल्चर की सिंचाई चाहिए, सिंचाई के लिए बहुत सारे बांध बनाए गए, भाखड़ा नंगल बांध, बहुत सारे बांध इसमें बनते हैं, ठीक। और उसी तरह से सेकेंड 5 ईयर प्लान में आप देखते हैं तो इसको मद्रास से याद कर सकते हैं, लेकिन ये मेन इंडस्ट्रीज, इस सेकेंड 5 ईयर इंडस्ट्रीज के लिए मेन था, मेनली किसके लिए? इंडस्ट्रीज के लिए भी सक्सेसफुल रहा, ठीक है। ये भी लगभग सक्सेसफुल। तो मद्रास का मतलब क्या हुआ? तो इस मॉडल जो था ये महालनोबियास, एक जो साइंटिस्ट स्टैटिक्स थे उनके नाम पर है, ठीक। एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाएगा, दुर्गापुर स्टील कंपनी बनाएगा, टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च बनाएगा, राउरकेला स्टील प्लांट एंड और भी रैपिड इंडस्ट्री बनाएगा, कल्चर को भी दिया गया, ठीक ना। और सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी को लाया गया, सोशलिस्ट पैटर्न, तो ये याद रहे, तो मद्रास आपको याद रहेगा, तो आप यहाँ से सब कुछ कर सकते हैं। थर्ड 5 ईयर प्लान 61 से लेकर 66 तक, इसको सैड, किससे याद कर सकते हैं? सैड से, सेल्फ रिलायंस, एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। फिफ्थ 5 ईयर प्लान को आप याद करते हैं PSTM, पी से पॉवर्टी रिडक्शन, यस से सेल्फ रिलायंस, एक बार शुरू हो गया सेल्फ रिलायंस तो आज तक चल रहा है, आत्मनिर्भर बनो। T20 12 पॉइंट प्रोग्राम, मिनिमम नीड प्रोग्राम, कब का टाइम है ये? 1947 से लेकर 79। ये क्या मेन यहाँ से गरीबी हटाओ आंदोलन मेन था, पॉवर्टी रिडक्शन, ठीक। 6 ईयर प्लान, अगर 6 ईयर प्लान देखेंगे तो इसको मेल से याद कर सकते हैं, मेल मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंडस्ट्री प्रोड्यूशन, लोकल डेवलपमेंट स्कीम, ठीक, मेल। तो और फिर उसके बाद 7 5 ईयर प्लान
EFGH 7, ठीक ना, 85 से 90 के बीच में। ई से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फूड प्रोडक्शन को डबल करना। जवाहर रोजगार योजना, देखिए यही जवाहर रोजगार योजना धीरे धीरे आगे जाके बदलने लगेगी। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। फिर अब आएगा यहाँ पर LPG रिफॉर्म। 5 ईयर प्लान, 8वां 5 ईयर प्लान है जो 92 से लेकर 97 तक चला, जिसको LPG रिफॉर्म भी बोला जाता है। मतलब कि इसमें क्या होगा, प्राइवेट के लिए रास्ता खोल दिया गया। तो लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, बाहरी कंपनियां भी आने लगी। ये मनमोहन सिंह का टाइम था, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे। फिर 9th 5 ईयर प्लान को ESPN, ठीक, इसे याद कर सकते हैं। तो ई से क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट फॉर द वुमन, ST NST, 7 बेसिक मिनिमम सर्विस, पंचायती राज इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, प्राइमरी एजुकेशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। 11th जो है 5 ईयर प्लान 7 से 12 तक था, ठीक। तो इसको बोल सकते हैं टीचर, क्या बोल सकते हैं, टीचर, ठीक। अब तक 12 हो चुका है, ठीक, तो टीचर बोल सकते हैं। तो टेलीकॉम 12, 11th 5 ईयर प्लान, टेलीकॉम, 2G, इलेक्ट्रिसिटी, इन्वायरमेंट साइंस, एनीमिया, क्लीन वाटर, हेल्थ रिडक्शन, हेल्थ एजुकेशन, इन्वायरमेंट साइंस, रैपिड ग्रोथ, स्किल डेवलपमेंट। तो इतना आपका याद होना चाहिए। अब इसको एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, मैं तो ये कहूँगा, और इसको बार बार देखते रहेंगे, आपको टन टन हो जाएगा, ठीक ना। देखते हैं क्या है, यही बोल रहा हूँ। ये सब करने से क्या होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और लगता है कि यार अभी पॉलिटिक्स ख़त्म नहीं हुई, लेकिन कोई बात नहीं, जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा उस दिन टेंशन ख़त्म। इसीलिए अब सोच रहा हूँ कि पॉइंटर को नॉक करके हम लोग वो करते हैं, क्या, घटना चक्र का जीका को करते हैं, लुसेंट को करते हैं, ठीक है ना। उसको डिटेल में थोड़ा किया जाएगा एकदम, जिससे याद हो जाए, ठीक है ना। उसके लिए 1 जनवरी से हम लोग शुरू करेंगे, तब तक इसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक। प्लानिंग कमीशन हैज बीन एबलाइज बाई, किसके द्वारा एबलाइज किया गया, एबलाइज्ड मतलब ख़त्म कर दिया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक। प्लानिंग कमीशन स्टेबलाइज ऑन विच डेट, 15 मार्च 1950 पर बता दिया हूँ। नीति आयोग वाज स्टेबलाइज इन इंडिया जनवरी 1 जनवरी 1950 बाय द यूनियन कैबिनेट पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक ना, किसी एक्ट के द्वारा नहीं पास किया गया है, जितना ध्यान रहे। प्लानिंग कमीशन वाज स्टेबलाइज बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय यूनियन कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट के द्वारा ही ये भी पास किया गया, विच इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नीति आयोग ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से अलग है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा। हु आर द फर्स्ट वाइस चेयरमैन नीति आयोग, अरविंद पनगरिया। अरविंद पनगरिया जब बने, जब नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था, तो अरविंद पनगरिया जो है इसके वाइस चेयरमैन बने थे। हु हैड सजेस्ट द मर्ज द फाइनेंस एंड प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन और फाइनेंस को मर्ज करने के लिए कौन बोला था, MB माथुर बोले थे कि भैया इनको कर दो मर्ज। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इस समय नीति आयोग हो गया, तो नीति आयोग का चेयरमैन कौन होगा, तो प्रधानमंत्री ही हो गया, ठीक। तो हु वर्क एज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, प्राइम मिनिस्टर। ड्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इक्विवेलेंट टू कैबिनेट मिनिस्टर। The important given to the duty chairman of the planning commission in office hierarchy of the government is that of cabinet mission minister in government of India। यहाँ पर नीचे कुछ दिया गया है, क्या दिया गया है, तो एक्सरेशन और रीजन। तो इसको देखते हैं। तो प्लानिंग कमीशन हैज बीन डिफाइंड एज द इकोनॉमिक कैबिनेट नॉट मेरली फॉर द यूनियन बट स्टेट आल्सो। बात सही है। इट फार्मुलेट द 5 ईयर प्लान फॉर द बैलेंसिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। नहीं, ऐसा नहीं था कि बैलेंसिंग करने के लिए नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हाँ बैलेंसिंग करने के लिए था, लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन है। 5 ईयर प्लान इसीलिए बनाया गया था ना कि ताकि सबको मिले। हम सोशलिस्ट अब देखे हैं ना कि सोशलिस्ट की तरफ अप्रोच हो गया था किसमें, तो आप सैड वाला पढ़े ना, सैड, ठीक। यानी सेकेंड में भी देखेंगे, थर्ड में भी देखेंगे, ठीक है ना। थर्ड क्या है, या तो आप 5th 6th कोई भी ईयर प्लान उठा के देखिए, आप गरीबी हटाओ, ये सब क्या था, यही तो था। तो दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेन नहीं है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या है, इसको बोला गया था भैया ये वास्तव में ही क्या है,
कैबिनेट है उस समय, क्योंकि प्लानिंग कमीशन इसी के अंदर थी। डिस्कस द प्रोग्रेस ऑफ नेशनल प्लान, सजेस्ट वे टू अचीव द गोल ऑफ नेशनल प्लान, गिव द गाइडेंस टू द फॉर्मुलेट ऑफ नेशनल प्लान, ठीक ना। तो ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो थी, समझिए कि एक तरह से नेशनल, ये पार्लियामेंट काउंसिल था, नेशनल काउंसिल एक कैबिनेट था उस समय का, लगभग समझ के चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, to activate the mean and effort of state for the implementation of planning. दूसरा, the development to general policy in the all the important area, confirm the balanced development in the all area of country. Next, who among the following constitute the National Development Council? Prime Minister, Minister of Union Cabinet, Chief Minister of State. National Development Council is primary related to approval for the 5-year plan. प्राइमरी रिलेटेड किसे थे, अप्रूव करने के लिए 5-year प्लान को, ठीक है। द सेक्रेटरी ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक, सेक्रेटरी प्लानिंग कमीशन होता था, प्लानिंग कमीशन का सेक्रेटरी होता था, ठीक। The following function as the coordinate between the Planning Commission and State Government, National Development Council. Who preside over the meeting of National Development Council of India? Prime Minister of India. When was the National Development Council formed in India? 6 August 1952. याद रहे, 6 अगस्त 1952. Who among the following is the CEO of नीति आयोग? अरविंद श्री रामेश्वरन अय्यर, नीति आयोग का CEO रामेश्वर अय्यर। अब देखिए, अब कुछ अलग कमीशन है, लोकपाल है, ठीक ना। तो इम्पोर्टेंट कमीशन और लोकपाल के बारे में ध्यान लेते हैं, ठीक। तो लोकपाल देखा है तो ये भी एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक ना। एक्ट के द्वारा पारित किया गया, जितने भी एक्ट के द्वारा पारित किया तो उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट कमीशन, तो कुछ कमीशन और लोकपाल, ठीक। लोकपाल के बारे में तो अगर आप देखेंगे तो कौन, केजरीवाल ने बहुत सारा आंदोलन भी किया। अभी लोकपाल के लिए 2013 में भी आंदोलन हुआ था, ठीक है। प्रेजेंट टाइम का लोकपाल कौन है, आप बता सकते हैं कमेंट करके। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं। कोई भी कमीशन हो उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवीजन अगर अप्रोक्सी करते हैं, यानी पूरा वो, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं जो भी कमीशन है, ठीक, तो इसमें 2 हैं, 2 टाइप के कैटेगरी में है। पहले कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल फर्स्ट, और दूसरा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक ना। 2, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखिए याद कैसे करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन कोई ना किसी आर्टिकल से जुड़ा होगा, क्या, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ना कोई आर्टिकल होगा, ठीक। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में देखेंगे तो या तो पार्लियामेंट जो है अपने पावर से उसको लागू होगी, जैसे नीति आयोग है, या तो किसी एक्ट के तहत होगा, क्या, कोई एक्ट पारित की होगी, वो पास करने के बाद वो ला दिया। इसमें क्या, काउंसिल मिनिस्टर जो लाती है, इसमें पार्लियामेंट पूरा एक्ट से लेक पास होने के बाद प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं, तो उसके बाद एक्ट बन जाता है, तो एक्ट से, ठीक। तो ये 3 कैटेगरी में हम लोग देख सकते हैं, ठीक। तो हम पूरा अगर डिटेल में करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए हम नया कोर्स लेके आए हैं, आप उस लेके आएंगे जनवरी में पूरा डिटेल में, उसमें घटना चक्र जी का है, इसको आप 1 जनवरी से अटेंड कीजिए। और तब तक हम यही कहेंगे कि आप सब्सक्राइबर इतना कर दीजिए कि इसको पढ़ाने में, बताने में, समझाने में, डिस्कशन करने में हमको भी मज़ा आए, क्योंकि अगर व्यूअर सब्सक्रिप्शन नहीं रहेंगे तो फिर हमको मज़ा नहीं आता है, ठीक है ना, चाहे कुछ भी हो। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि 1 जनवरी तक का है, आप इतने दिन में अपने दोस्तों को इतना शेयर कर दिए, सबको सब्सक्राइब करें, पकड़ के उंगली सब्सक्राइब कराइए, ठीक है ना, जो भी। और उसमें एकदम सोचिएगा, एकदम ऐसा डिस्कशन होगा कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मात्र 1 मंथ में, ठीक। तो आप लोग इससे जुड़िए, मैं यही कहूँगा, और इसमें पूरा डिटेल में डिस्कशन होगा, ठीक। 1 जनवरी से स्टार्ट होगा नया अप्रोच, इसमें हम पूरा डिटेल में लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि बस जो उसमें घटना चक्र के जो जीका में दिया है उसी पर निर्भर रहेंगे, नहीं, उसमें जो भी ऐड करना होगा सब ऐड होगा, मैप ऐड होगा, पॉइंटर यानी मैप ऐड होगा, टाइम लाइन, कंसेप्ट, ट्रिक, सब कुछ सकते हैं। लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट कमीशन के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक ना। तो इंपॉर्टेंट कमीशन का देखेंगे कुछ, तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल का देखते हैं। तो इसमें क्या है, आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक के बीच में क्या है, पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी आप तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक।
तो उसके बाद फाइनेंस कमीशन, इसको तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद आर्टिकल 148 में कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया टैग है। फिर 279 में गुड्स एंड सर्विस एक्ट है। तो ये सब आपको मेमोराइज होना चाहिए। आप एक काम कीजिए कि पेपर ले लीजिए, उस पेपर में इन सबको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। और फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो देखिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के लिए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कमीशन, ठीक है ना। तो ये आपका 338 आर्टिकल के अंदर है। तो ये 338 ए के अंतर है, 338 बी, यानी एक ही आर्टिकल है। 338 आपको याद रहे तो आप काम हो जाएगा, ठीक। अब इसमें कंपोजिशन है, ये परीक्षा में बहुत बार पूछता है, कितना कंपोजिशन है, क्या है, इसको एक बार देख लीजिए। तो कितना है, तो चेयरपर्सन होता है एक, और वाइस चेयरपर्सन होता है, 3 गो मेंबर अदर होते हैं। तो कुल मिला के 5 मेंबर हो गए। अब प्रेसिडेंट इनको क्या करेगा, अपॉइंटमेंट करता है। प्रेसिडेंट इसको भी, प्रेसिडेंट इसमें भी, सब में देखेंगे तो 5 इसमें 5 इसमें, यानी सब में 5 मेंबर होते हैं, ठीक। और ये टर्मिनेट होंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। इन क्या होगा, 3 साल के लिए होगा, इनको एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी, यानी 2 टर्म मिलेंगे, मतलब 3 3 6, यानी 6 टर्म, ये 6 साल रह सकते हैं, उसके बाद नहीं होगा, ठीक। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक। डिटेल में अब क्या डिस्कशन करें, डिटेल में करेंगे तो फिर पॉइंटर लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिटेल में मिलेंगे उसमें। तो अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का देख लीजिए। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को हम देखते हैं, तो इसमें देखिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन 2005 में 2005 में इसकी स्थापना की गई। फिर उसके बाद सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है जो 1964 में आई, ठीक। फिर उसके बाद सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन CBI जो है 1963 में आई। 1963 में पहले CBI आती है, उसके बाद विजिलेंस है, ठीक। और यहाँ स्टैट्यूटरी बॉडी का, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। कौन, CBI स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। बाकी आप इंफॉर्मेशन कमीशन से स्टैट्यूटरी बॉडी है, और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है। कितना, 2003 में बनाई, में तो इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बन कहा गया, ठीक। और इंफॉर्मेशन कमीशन RTI एक्ट के तहत, क्या, RTI एक्ट 2005, ठीक है ना, के अनुसार गवर्न होती है, ठीक। देखेंगे तो देखिए एक ये भी है, क्या है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो किसमें क्या है, NRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन सेंट्रल लेवल पर, और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन स्टेट लेवल पर। ये किसके द्वारा, तो ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अंतर आती है, ठीक है ना। अब इसका थोड़ा सा देख लेते हैं, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसका बस खाली इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा देखेंगे। तो इसमें हम देखते हैं, तो आप देखें अभी अब सभी स्टेट के पास स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन नहीं है, ठीक है। और प्रोटेक्शन एक्ट 90 जो अमेंडमेंट किया गया था 2019 के द्वारा यहाँ पर है। तो NRC का अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट करता है। ये गवर्नर के द्वारा, स्टेट है तो गवर्नर के द्वारा, सेंटर है तो प्रेसिडेंट के द्वारा। चेयरपर्सन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, और पोजीशन ऑफ लीडर, और राज्यसभा का और लोकसभा का, और स्पीकर, और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये सब क्या है, चेयर कमेटी बनाई गई जो कि रिकमेंडेड करेगी किसको, हम क्या बनाएंगे, इसका प्रेसिडेंट बनाएंगे, मतलब कि चेयरमैन बनाएंगे किसका, ह्यूमन राइट कमीशन का। उसी तरह से यहाँ पर भी ये चीफ मिनिस्टर है, लोग स्पीकर है, स्टेट होम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, ठीक ना। लेजिस्लेटिव काउंसिल भाग नहीं लेती है, क्यों कि तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होते हैं इसके मेंबर जो चेयरमैन और लीडर ऑफ अपोजिशन इट काउंसिल वुड भी आल्सो भी मेंबर होते हैं, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। और चेयरमैन कौन बनते हैं, तो ज़्यादातर CGI ही बनते हैं, क्या, CGI ही सुप्रीम कोर्ट के बनते हैं। और इसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनते हैं या जज बनते हैं। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का जज और CGI दोनों में से कोई, ठीक। 1 मेंबर जज होना चाहिए, 3 मेंबर पूरा एक्सपर्ट होना चाहिए, और कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं जो अलग अलग कमीशन के होते हैं, ठीक। तो ये आपका कंपोजिशन है। सैलरी डिटरमाइन किसके द्वारा होती है, तो सैलरी डिटरमाइन होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक। 3 साल तक ये टर्म पर रहते हैं, या तो 70 साल अपने एज तक रहेंगे, यहाँ पर वही 3 साल रहेंगे, या तो 70 साल एज के लिए रहेंगे, और उससे जो कंप्लीट पौधे हो जाएगा उससे हो जाएंगे, ठीक है ना। लोकपाल लोकायुक्त देख लेते हैं। तो लोकपाल और लोकायुक्त जो है 2030, यानी केजरीवाल जो किए थे अन्ना आंदोलन के टाइम, उसी आंदोलन से ये लोकपाल एंड लोकायुक्त 2030 एंड 13 के अनुसार ये इनका बनाया गया। तो ये एक सेंटर में लोकपाल होता है, स्टेट लेवल पर लोकायुक्त होता है, ठीक ना। एक स्टैंड होल इंडिया, यानी सभी इंडिया पे एक स्टैंड होगा। और इट अप्लाई द पब्लिक सर्वेंट इन
यानी कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो इंडिया गवर्नमेंट का, वो बाहर भी काम करता हो या तो इंडिया के अंदर, सब पर अप्लाई होगा। लोकायुक्त शैल बी स्टेबलाइज कॉन्स्टिट्यूट और अपॉइंटमेंट एज द लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो लॉ बनाया जाएगा उसके द्वारा ही इनका अपॉइंटमेंट होगा। ठीक, तब लोकायुक्त लोकपाल इस सब का जो है इसको हम डिटेल में करेंगे जब हम जी का डिस्कशन करेंगे। ठीक ना, या तो कोर्स लेके आएंगे। ठीक, यहाँ पॉइंट उसी में से एक और देख लीजिए, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। तो चाइल्ड राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कमीशन बनाया गया है। ये क्या है, तो कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005, यानी RTI एक्ट याद कर लीजिए, तो वहीं से यह भी है। ठीक, तो इसी तरह से स्टेट में भी है, सेंटर में भी है, और फिर उसके बाद चिल्ड्रेन कोर्ट भी बनाया गया है। ठीक है ना, स्टेट लेवल पर और सेंटर लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। चलिए अब शुरू करते हैं पॉइंटर। ठीक, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ मिल गया। ठीक ना, डिटेल में पढ़ने के लिए तो आपको 1 जनवरी को इंतज़ार कीजिए, मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, स्टेबलाइजेशन ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त इन इंडिया वाज रिकमेंडेड बाय फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। तो पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो हुआ था उसके द्वारा ये रिकमेंडेड किया गया था। ठीक, कब, 1967 में, 1966 और 7। ठीक ना, तो यहाँ पर किसका हेड किया गया था, तो मोरारजी देसाई के द्वारा हेड किया गया था। ठीक, नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1967 विच फॉर द फर्स्ट टाइम रिकमेंडेशन फॉर द सीटिंग अप ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त वाज हेडेड बाय मोरारजी देसाई। ठीक, मोरारजी देसाई के द्वारा पहला जब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात हुई थी तो उसमें लोकायुक्त और लोकपाल की बात हुई थी, याद रहे। क्या हुआ था, 1967। ये 1967 देखेंगे तो ये इंदिरा गांधी का टाइम था। ठीक ना, भाई अभी देखा तो ये लाल बहादुर शास्त्री का टाइम भी था। ठीक, इंदिरा गांधी का आप तैयार रखें तो बहुत आसान रहेगा। द अपॉइंटमेंट ऑफ लोकायुक्त एट द स्टेट लेवल वाज द फर्स्ट रिकमेंडेशन बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन इंडिया 1966 से लेके 70 तक का। ठीक ना, तो ये अब देखेंगे 1966 जब आ गया तो ये किसका टाइम हो गया, तो लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट, इंडियन मॉडल ऑफ अम्बुड्समैन इज लोकपाल। तो इंडियन मॉडल ऑफ अम्बुड्समैन जो है उसको लोकपाल बोला गया है। विच कमीशन ए कमिटी हैज रिकॉग्नाइज्ड द क्रिएशन ऑफ लोकल बॉडी अम्बुड्समैन, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। फर्स्ट लोकपाल बिल वाज प्रेजेंट इन पार्लियामेंट 1968, यानी उसके तुरंत बाद ही, यानी 66 और 67 में फर्स्ट रिफॉर्म आया, उसके बाद ये पार्लियामेंट में बिल भी आ गई। ठीक, इतना आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन इसको कंप्लीट होने में 2013 आ गया, 2013 तक। हु इज फर्स्ट लोकपाल ऑफ कंट्री, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। आपको इस समय का बताना पड़ेगा, करेंट आपको कमेंट करके बताइए कि इस समय कौन है। ठीक है ना, नेक्स्ट नेक्स्ट Which of following had recommendation the appointment of judge to higher court should be through the participation of the executive, legislature and chief justice। The second administrative reform commission जो जज के अपॉइंटमेंट के लिए जो हायर कोर्ट में उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। ठीक ना, तो ये आपका सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द ऑफिसर ऑफ लोकायुक्त वाज फर्स्ट स्टेबलाइज, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे पहले लोकायुक्त की स्थापना हो गई थी। लोकायुक्त ऑफ उत्तर प्रदेश सबमिट इज रिपोर्ट टू गवर्नर, अपने बॉस को ही तो करेंगे। द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू पास लोकायुक्त बिल इन 2011 में फर्स्ट इंडिया स्टेट है जो लोकायुक्त बिल पास किया था, उत्तराखंड। Civil society representative in the panel for the drafting the Lokpal bill include the Anna Hazare, संतोष हेगड़े एंड शांति भूषण। शांति भूषण जज भी हैं। ठीक, संतोष हेगड़े भी हैं, अन्ना हजारे को सब जानते हैं। ठीक ना, बोरा कमेटी वाज द फॉर्म टू स्टडी एनेक्स ऑफ पॉलिटिशियन एंड क्रिमिनल, यानी पॉलिटिशियन और क्रिमिनल का नेक्सस को स्टडी करने के लिए बोरा कमेटी बनाई गई थी। हु रिकमेंडाइज द
टू इंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विस। राजा मन्नार कमीशन। राजा मन्नार कमीशन बोले कि भैया जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है और इंडियन पुलिस सर्विस है इसको ख़त्म कर दो, ठीक है ना। नेक्स्ट, अंडर द विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट ऑर्डिनेंस वाज इशू बाय प्रेसिडेंट 1993। आर्टिकल 113 तो आर्टिकल 123 ऐसा आर्टिकल है जिसके द्वारा ऑर्डिनेंस लाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ऑर्डिनेंस कब आता है? तो ऑर्डिनेंस तब आएगा जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहेगा। अगर पार्लियामेंट सेशन में है तो ऑर्डिनेंस नहीं लाया जा सकता है, तो आपको याद होना चाहिए आर्टिकल 123। अब यही गवर्नर की बात हो गई, तो गवर्नर के पास भी पावर है ऑर्डिनेंस लाने का। तो ऑर्डिनेंस गवर्नर कैसे लाता है? तो आर्टिकल उसको पावर है 213 के तहत ऑर्डिनेंस गवर्नर लाता है, ठीक। नेक्स्ट, व्हेन डिड द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट कम इनटू फोर्स टू इंडिया? इन इंडिया में कब ह्यूमन राइट कमीशन 1993 में आया, ठीक ना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 बेटर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट टू कॉन्स्टिट्यूट ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन कमीशन टू कॉन्स्टिट्यूट ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन कमीशन इन स्टेट, ठीक। तो इतना है, आपको सबके बारे में डिस्कशन किया चुका है, कब बनाया गया बस यहाँ पर देखते रहिए। नेक्स्ट, who is not ex member of the National Human Rights Commission, चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो चेयरपर्सन जो है लॉ कमीशन का वो एक्स ऑफियो मेंबर नहीं होता है, ठीक। फर्स्ट लोकायुक्त वाज स्टेबलाइज इन विच स्टेट? महाराष्ट्र। अब बिल कौन लेके आया था? सब एक्ट पास किया था उत्तराखंड, ठीक। तो ये आपको इतना मालूम होना चाहिए। इन रिलेशन ऑफ ऑफेंस डिस्क्राइब अंडर सेक्शन 175, सेक्शन 178, सेक्शन 179, सेक्शन 180 और सेक्शन 228 ऑफ इंडियन पेनल कोड। ह्यूमन राइट कमीशन इज डीम्ड सिविल कोड। ह्यूमन राइट कमीशन का एक सिविल कोड की तरह काम करता है। इन विच सेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 इज पब्लिक सर्वेंट डिफाइंड? सेक्शन 2M। तो 2M में डिफाइन किया गया है ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन जो 1993 है पब्लिक सर्वेंट है। नेक्स्ट, एवरी मेंबर ऑफ कमीशन स्टेट कमीशन एंड एवरी ऑफिसर अपॉइंटमेंट आर अथॉरिटी बाय द कमीशन और स्टेट कमीशन टू exercise function under the protection of human rights act is to be deemed public servant। 2M सेक्शन याद कर लीजिए, रीड करना है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन होगा उसको करेक्ट बताना है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC is to be headed by the person who has been former चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सही बात है, फार्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या तो वो रिटायर हो गया होगा या तो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, ठीक। तो रिटायर होगा तो होगा ना, ठीक ना। तो आपको ये क्या है यहाँ पर बोल गया क्या रहा है, फार्मर चीफ जस्टिस से केवल एक ही की बात कर रहा है, तो यहाँ पर इनकरेक्ट है, ठीक ना। चेयरपर्सन ऑफ NHRC होल्ड ऑफिस टर्म ईयर ऑफ द टिल्ड अटेंड 70 ईयर ऑफ विच इज अर्लियर। तो यहाँ पर 3 ईयर होता है और 70 साल जो पहले होगा वो, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर कुछ और ईयर गायब कर दिया था, क्या लिखा था अब यहाँ पता नहीं, उसको तो 3 कर दिया गया है, लेकिन हमको लग रहा है यहाँ पर 5 लिखा गया था या तो 2 लिखा गया था, कुछ भी, ठीक ना। तो हम जानते हैं कि 3 साल तक वो रहेगा या तो 70 साल तक रहेगा, ठीक ना। तो करेक्ट होगा। According to National Human Rights Commission Act 1993, who among following can be chairman? Retired judge, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक। और स्टेट के लिए कौन होगा? तो यहाँ का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या तो जज, वो भी रिटायर होना चाहिए। हु इज करेंट चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया? अरुण कुमार मिश्रा।
लेकिन इस समय आप चेक करके बताइए तो कौन है, तो हमको तो लगता है चल। तो इस समय देखें तो विजय भारती सयानी हैं, फीमेल हैं। टेन्यूर ऑफ चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 3 ईयर। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, डेट ऑफ सी इज इंटर द ऑफिस 3 ईयर और 70 ईयर, यानी उनका एज जो भी पहले हो, या तो 3 साल कंप्लीट करें या तो 3 साल से पहले उनको 70 साल के हो गए तो वो वहाँ से हट जाएंगे। नेक्स्ट, while dealing with the complaint of violence of human right by the member of armed force, the commission either on its own motion or on receipt of a petition will seeking a report from the central government. Chairperson and member of State Human Rights Commission are appointed by the state का है तो गवर्नर के द्वारा। Sitting judge of High Court or sitting district judge can be appointed member of State Human Rights Commission after the consulting with High Court के Chief Justice से। Next, who is included in the committee of recommendation named for the appointment of chairperson and member of State Human Rights Commission, the Speaker of असेंबली का स्पीकर और चीफ मिनिस्टर एंड LOP लीडर ऑफ अपोजिशन। स्टेट कमीशन सबमिट इट एनुअल रिपोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करते हैं। ठीक, इन डिफिनीशन ऑफ द आर्म फोर्स अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट विच इज नॉट इंक्लूड आर्म फोर्स ऑफ स्टेट which is not the function of state human right commission to punish the violence of human right। human right का इसलिए क्या जितने भी स्टूटरी बॉडी हैं वो पनिश नहीं कर सकती हैं, बस वो इंफॉर्मेशन दे सकती हैं। नेक्स्ट, in a event of occurring of any vacancy in office of chairperson of state who state commission who can authorize of a member act as chairperson, गवर्नर। अब यहाँ पर देखिए बॉडी का नाम दिया है और उसकी स्टेबलाइजेशन कब हुआ है उसके बाद में बॉडी है इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल 1990 में बनाई गई। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये जवाहरलाल नेहरू के टाइम बनाई गई प्लानिंग कमीशन के लिए सपोर्ट के लिए, तो ये क्या है 1952। सेंट्रल विजिलेंस 64, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993। तो ये आपको याद होना चाहिए, इसी तरह से पूछेगा भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ह्यूमन राइट कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक्ट से पास किया गया इसलिए स्टैट्यूटरी बॉडी है। विच आर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइज। स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, क्यों कि इनको आर्टिकल में रखा गया है। ठीक, नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन 2000 में हुआ था। रिपोर्ट विल बी रिकमेंडेटरी नेचर, इट प्रिसाइड ओवर द चीफ जस्टिस MN वेंकट चिलैया। ठीक ना, ये बस रिकमेंडेशन नेचर होता है, इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती किसी भी कमीशन का। ठीक ना, कोई कमीशन नहीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन नहीं है, कमीशन खास तौर से रिकमेंडेशन ही करते हैं। द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन सेटअप इन फरवरी 2000 is MN Venkatachallamaiah. An advocate may be specified by state government for the purpose of conducting in case in human right court as a special public prosecutor who has been the practice for the not less than 7 years। 7 साल का अगर प्रैक्टिस किया है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको ह्यूमन राइट कमीशन के कोर्ट में उसको स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में अपॉइंटमेंट कर सकती है। क्वेश्चन कंसिडर्ड बाय द सोर्सिंग कमेटी वाज रिलेटेड टू। सोर्सिंग कमेटी DPSP से रिलेटेड है। ठीक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कंप्राइज द फंडामेंटल राइट। मंडल कमीशन हु आर प्रपोजल क्रिएट मैसिव डिस्प्यूट सेटअप बाय मोरारजी देसाई। हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बैकवर्ड क्लास कमीशन, काका साहेब केलकर। द रिपोर्ट ऑफ मंडल कमीशन वाज सबमिट 1980 में। द कॉज ऑफ एट्रोसिटी अंडर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब डज नॉट इंक्लूड रिलीजियस कॉज। आर्टिकल 338 338
ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, और ये लग जाएगा शेड्यूल्ड ट्राइब, बी लग जाएगा तो बैकवर्ड कास्ट। हु अपॉइंट द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, गवर्नर। चेयरमैन of Joint Public Service Commission for the 2 or more states appointed by President of India. Next, Joint Public Service Commission for 2 or more states can be established by Parliament. ठीक, वो भी रिक्वेस्ट बाय द कंसर्न स्टेट, और कंसर्न स्टेट रिक्वेस्ट करेगा पार्लियामेंट से, तो यहाँ पर ज्वाइंट सर्विस कमीशन का स्टेबलाइज कर दिया जाएगा। The chairman of State Public Service Commission is appointed by Governor of State. The function of State Public Service Commission of the Uttar Pradesh can be extended by Uttar Pradesh State Legislature. The Union Public Service Commission can be entrusted with the function of State Public Service Commission with the approval of President of India. Which article of Constitution has the provision for the removal of the member of Public Service Commission? 317. The member of State Public Service Commission may be removed by President after inquiry conducted by Supreme Court. The removal of which office does the Parliament not play any role? Chairman of Union Service Commission, Public Service Commission. Union Public Service Commission is constitutional organization. क्योंकि आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है अभी आपको बताया गया, कमेंट करके बताइए धड़। Union Public Service Commission submit its annual report to President. The first woman chairman of Union Service Commission of UPSC कौन थी? रोज बथेव। रोज नहाओ, बस सीधे याद रखो, रोज नहाओ, रोज नहाओ। In which year PC होता Committee of Civil Service Reform constituted 2004. The expenses of the Public Service Commission of Uttar Pradesh charge upon the consolidate fund of state. कौन सा आर्टिकल में, ये बताइए हमको, बता देगा उसको 2 रुपया चॉकलेट मिलेगा। विच एक्ट स्टेबलाइज पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1999 के टाइम पब्लिक सर्विस कमीशन पहली बार स्टेबलाइज किया गया था। इन विच ईयर द अकाउंटिंग separate from the auditing and computral and auditor general task only remained in conform to auditing government account 1976 इमरजेंसी का टाइम। टेम्पोररी प्रोविजन। ठीक, तो अगले बार मिलेंगे हम लोग, तो आगे का यहाँ से शुरू करते हैं। 1 घंटा की क्लास तो हो ही गई होगी लगभग प्रॉक्सी। तो चलिए अगली बार मिलेंगे। तो टेम्पोररी प्रोविजन मतलब हम देखा जाए तो 54 कर चुके हैं पेज, 72 पेज है। ठीक, कितना पेज का बाकी है? बस 2-3 लेक्चर लगेगा, ख़त्म। ठीक ना, टेंशन नहीं लेने का, ख़त्म होगा, पूरा पॉइंट ख़त्म किया जाएगा। ठीक, तो अगले बार मिलेंगे, आगे का करेंगे। ठीक, पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। ठीक ना, पसंद नहीं आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, पसंद आया तो देखते रहिए, चपक के अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। ठीक, और बाकी क्या बताएं, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कहेंगे।